दोस्तों, कई बार मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि मैं सत्ता के खिलाफ क्यों बोलता हूं। मेरा साधारण सा जवाब है कि देश में जनता की सुख सुविधा, खुशहाली और समृद्धि की जवाबदेही किसकी है, सत्ता की या फिर विपक्ष की। सत्ता देश की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के लिए आईना होती है। अगर विपक्ष भी कुछ गलत काम करे, उसकी जिम्मेदारी, उसको सुधारने की जिम्मेदारी सत्ता की होती है। फिर तो सवाल सत्ता से ही होंगे। फिर सत्ता में कोई भी बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीतरबाजी पर। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, उसने 20-25 गुर्गे पाल रखे थे। ऐसे गुर्गे जिनका समाज में एक रसूल था, लेकिन थे वो सफेद पोश लुटेरे। इन गुर्गों का काम था राजा के लिए भौकाल बनाना, जगह जगह फूलों की वर्षा करवाना, भीड़ इकट्ठी करना, ढोल नगाड़े बजवाना, जो राजा को बेहद पसंद था। बदले में राजा उन्हें राज खजाने से उनकी इच्छा के अनुसार चीजें दिया करता था। समय बीतता गया, राजा अब आलीशान जिंदगी जीने का शौकीन हो गया। उसे आदत सी हो गई, जब तक ढोल नगाड़ा न बजे, कैमरे चारों तरफ न लगे हों, तालियां न बजे, फूलों की वर्षा न हो, राजा को चैन नहीं पड़ता था। गुर्गों ने राजा की इस आदत का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने राजा पे दबाव बनाना चालू कर दिया कि हमारी जहां पे भी निगाह पड़े वो चीज हमारी होनी चाहिए, सारे फैसले हमारे हित में ही होने चाहिए। आदत से मजबूर राजा उनकी हर बातों को मानता चला गया। समय बीता, जनता में विद्रोह के अंकुर उठने लगे। ये बात राजा तक पहुंची। राजा जनता के बीच गया और उनसे सवाल किया कि इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके सपने में मैं दिखाई देता हूं। अब राजा सम्राट बन चुका था। राजा के डर से काफी लोग आवाज उठाना नहीं चाहते थे। ऐसे माहौल में कई लोगों ने हामी भर दी। फिर उसने दूसरे क्षेत्र से लोगों को बुलाया, तीसरे क्षेत्र से लोगों को बुलाया और अपने मंत्रियों को बोलकर ऐसे लोगों की एक लंबी लिस्ट बना ली और उनसे कहा कि देखो, ये भक्त है, अगर इसमें से कोई भक्ति नहीं भी करता है तो भी उसके अंदर भक्ति के सारे गुण हैं। इन्हें रोज सुबह शाम दोपहर भक्ति की मीठी वाली चटनी पिलाई जाए, जिससे इनकी भक्ति में बढ़ोतरी हो जाए। बाकी जिन लोगों ने मेरे नाम का सपना नहीं देखा है, उनके ऊपर नजर बना के रखो। सब के सब देशद्रोही है, उनकी छोटी सी गलती भी माफ नहीं की जानी चाहिए। अब भक्तों को, जिसे हम अंधभक्त बोलते हैं, अंधभक्तों को एक खुली छूट मिल गई थी मनमानी करने के लिए। दूसरी तरफ वो लोग जो राजा की इस विचार से सहमत नहीं थे, उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। समय बीता। एक कहावत है ना, सैया भय कोतवाल अब डर काहेगा।
इन गुर्गों ने भरपूर शोषण करना चालू कर दिया। अब पूरे समाज में दो तरह के लोग रहा करते थे, एक अंधभक्त और एक समय के साथ विचारक। विचारक लोगों में भी दो ग्रुप था, एक जो राजा का सामना करना चाहता था, दूसरा खामोश बैठ करके वक्त गुजारना। ये बात राजा तक पहुंची, क्योंकि अब सिर्फ राजा की खिलाफत नहीं हो रही थी, बल्कि उन गुर्गों का भी नाम आना चालू हो गया था। गुर्गों ने एक बार फिर से राजा पर दबाव बनाया। राजा ने मंत्रियों से कहा कि सर्वे करो, ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें इस राज्य में रहने में समस्या महसूस होती है, और वो समस्या क्या है, इसे भी पता करो। महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, झूठ की पूजा होने लगी थी। मंत्रियों ने जाकर के सब कुछ राजा को बताया। राजा ने आदेश दिया कि ऐसे लोग जिन्हें इस राज्य में रहने पर समस्या महसूस होती है, उन्हें इतना प्रताड़ित करो कि या तो वो राज्य छोड़ करके पड़ोस के राज्य में जाकर के रहना चालू कर दें, या फिर सीधे ऊपर चले जाए। जब इस राज्य में कोई परेशान व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो राज्य सुखी बन जाएगा। दोस्तों, ये कहानी कितना प्रासंगिक है मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे यहां राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। जनप्रतिनिधियों के लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। हिंदुस्तान जहां 140 करोड़ लोगों की आबादी है, इसमें लगभग हर दूसरा व्यक्ति नेता बनने की योग्यता रखता है। जरूरत है तो थोड़ा सा उसे पॉलिश होने की। अगर उसे पॉलिश कर दिया जाए कि झूठ बोल सके, फरेब बोल सके, कुछ भी बोले, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो निस्संदेह एक नेता बन सकता है। नेता बनने के लिए जो पहली योग्यता है वो यही है कि जो भी मन में आए बोलो, झूठ बोलो, सच बोलो, लेकिन निरंतर बोलते रहो। अगर आप झूठ भी बोल रहे हो तो किसी भी झूठ पर अटल नहीं रहना है। हर रोज एक नया झूठ, जिससे कि जनता खुद भ्रमित हो जाए। साइकोलॉजी कहती है कि अक्सर जब हम किसी चीज को पहली बार सुनते हैं तो हमें उसी बात पर विश्वास होता है। आज के नवयुवकों को शायद इतिहास नहीं पता। वो इन नेताओं के पहले भाषण को सुनेंगे और उसी को सच मान लेंगे। नेता लोग इसी साइकोलॉजी का फायदा उठा करके जनता का शोषण करते हैं, फूट डालते हैं, राज्य करते हैं। बाकी की जो योग्यताएं हैं वो बेहद सामान्य है, जैसे थूक कर चाटने की आदत हो, पलटी मारने की आदत हो, गिरगिट की तरह रंग बदलने की आदत हो, जिसे हम कह सकते हैं कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की आदत हो। बाकी शैक्षणिक योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में चौथी फेल राजा भी शिक्षा मंत्री बन सकता है, स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। उसे पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जरूरी है तो झूठ फैलाने वाला, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला होना चाहिए। दोस्तों, अब आपकी आंखों के सामने कई नेताओं के चेहरे घूमने लगे होंगे, लेकिन नहीं, मेरा मतलब किसी राजनेता या राजा को आपस में जोड़ना नहीं है। हमारे यहां बहुत योग्य नेता भी हुए हैं। फिर मैं ऐसे नेताओं की बात क्यों कर रहा हूं?
क्योंकि आज की तारीख में योग्य नेताओं को शायद कोई नहीं पूछता, पूजे जाते हैं किस तरह के बरसाती मेढक। आज के वीडियो में जिसका विषय है तीतरबाजी, हम पहला वीडियो आपको दिखाते हैं दीदी कंगना रणावत का। देखिए इनका ज्ञान, फिर हम बात करेंगे आगे। सोचना भाई कंगना कोई हीरोइन ही, तुम्हारा नहीं सोचना भाई कंगना कोई स्टार ही, तुम्हारा सोचना भाई कंगना हरी बेटी या हरी बहन ही। कंगना जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अपने भाई बहनों को, एक ही सारे मेरे रिश्तेदार है, एक तो भैया मैं मंदिर भी बनाई रहा अंबिका माता रहा, कने आज अंबिका माता की कृपा से, दुर्गा माता की कृपा से मुझे आज आप लोगों के सामने ये मुकाम मिला है। कभी नीड़ा सोचना अब यहाँ कंगना ने। दोस्तों, अभी आपने देखा कि कंगना रणावत किस तरह से आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही हैं। हमारा संविधान कहता है कि चुनाव के वक्त हम सांप्रदायिक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि यहां खुलेआम राम का नारा लगाया जा रहा है। कंगना जी यहीं पर नहीं रुकती हैं, गंदगी फैलाने में भी नंबर 1 है। देखिए, आपकी बहन के खिलाफ कांग्रेस की गुटबंदी ने मेरा चरित्र हरण किया, मेरा चीर हरण किया, मुझे गलत बातें बोली, तो मैंने एक क्षत्रिय ललकार दी और कुर्सियां पलट गई। जय भवानी, अवश्य ही मेरे खून में राजस्थान का डीएनए तो है। जय भवानी, जय भवानी। राजस्थान। दोस्तों, इनके पास चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास मुद्दा है तो सिर्फ फिल्म। इन्हें अपनी फ्लॉप फिल्मों पर बेहद घमंड है। अपनी फ्लॉप फिल्मों में हीरो को इन्होंने बाहर फेंक दिया, खत्म कर दिया। जरा इनके कथन तो सुनिए। मैंने ऐसी फिल्में बनाई जिनमें से मैंने हीरो ही खत्म कर दिए, और मेरा साथ किसने दिया? मेरा साथ इस भारत की जनता ने दिया, एक एक नागरिक ने दिया, और फिर मैंने फिल्मों को सफल बनाया। दोस्तों, इसी कड़ी में दूसरा नाम है मैडम स्मृति ईरानी का। इनका कहना है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और मैं कहता हूं कि जो राम का नहीं है वो हिंदू नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा हूं। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस समय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, किसी ने भी राम मंदिर में जाना उचित नहीं समझा, शायद इसलिए कि ये हिंदू नहीं है। लेकिन सवाल उठता है जेपी नड्डा पर, अमित शाह पर, स्मृति ईरानी पर। ये भी मंदिर नहीं गए थे, क्या ये भी हिंदू नहीं है? चारों शंकराचार्य, उन्होंने भी राम मंदिर उद्घाटन का बहिष्कार किया था, शायद वो भी हिंदू नहीं है। दूसरी बात, शायद स्मृति ईरानी को ये बात पता ही नहीं है कि राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। निमंत्रण भेजा गया था तो सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और खड़गे को। फिर भी इनका ज्ञान, इनका फरेब, तीतरबाजी सुनिए। कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर को जाएंगे। हमने कहा भैया निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, अब मंदिर जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है मंदिर जाने से वोट पाएंगे। मतलब कि भगवान को भी धोखा देने जाएंगे। इसीलिए आज कहती हूँ कि जो इंसान को रिझाने के लिए भगवान से छल कर दे, वो हम सबका क्या खाक हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ जो सच्चे मन से राम का नहीं
वो हमारे किसी काम का नहीं। दोस्तों, राम के अंश भगवान विष्णु के अवतार को तो हम सुनेंगे ही, लेकिन उसके पहले जरा राम के चेहरे को सुन लेते हैं। ये महाशय चुनाव लड़ने आए हैं, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव जीतने के बाद ये मुद्दे पर विचार करेंगे। मेरठ के क्या मुद्दे हैं? मुद्दे की बात तो बाद में आएगी। देखो दोस्त, अभी तो मैंने मुद्दों के बारे में सोचना शुरू नहीं किया है। अभी तो बेसिकली पहले चुनाव के ऊपर ध्यान है। चुनाव एक बार हो जाए फिर सबके साथ मिलके बैठेंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या है, देन स्ट्रैटेजी पर। दोस्तों, इसी कड़ी में अगर हेमा मालिनी की बात न की जाए तो अन्याय होगा। स्मृति ईरानी, अरुण गोविल और कंगना रनावत की तरह ये भी फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किया है इन्हें नहीं पता। एक संसद सदस्य की क्या जिम्मेदारी होती है शायद ये भी इन्हें नहीं पता। इन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि इनके क्षेत्र में विधायक लोग काम करते हैं। एक प्रधानमंत्री क्या कभी अपने क्षेत्र में जाता है? क्या प्रधानमंत्री कभी जनता से सीधे संवाद करता है? अगर नहीं तो हेमा मालिनी क्यों? प्रधानमंत्री भी संसद सदस्य होता है और हेमा मालिनी भी संसद सदस्य है। जरा इनके ज्ञान को सुनिएगा, सुनिए। दिस इज नॉट माई जॉब। मेरा काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो थोड़ी एवरीबॉडीज हाउस दे हैव गॉट डिफरेंट वर्क फॉर हिम। मेरे हिसाब से एज ए सांसद मेरा अलग काम होता है। पब्लिक में जब मीटिंग्स वगैरह होता है हम जाते हैं जी। उसके अलावा हमें हमारे विधायक लोग उन लोगों के लेवल में उनके सब साथ में रहेंगे। दैट इज देयर ड्यूटी टू डू दैट। माय वर्क इज इन ऑफिस। आई गो टू द मीटिंग्स, आई गेट एग्जीक्यूट सो मेनी थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। वो सब मैं देखती हूँ, वो सारा काम इम्प्लीमेंट करती रहती हूँ। And people are very happy with me. So many roads and so many things I have done which I just don't recognize right now. I don't remember much, but बहुत सारे। दोस्तों, अब जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला न जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के विषय में। मोदी साहब शायद प्रधानमंत्री नहीं है, या फिर ये भूल चुके हैं कि ये प्रधानमंत्री है। हमने इन्हें पिछले 10 सालों में सिर्फ प्रचार मंत्री के रूप में काम करते हुए देखा है। झूठ बोलने में इन्होंने एक के ऊपर एक कई कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अब एक नया झूठ जो सामने आया है, इन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने इनहेरिटेंस टैक्स इसलिए गायब कर दिया, समाप्त करवा दिया, क्योंकि इन्हें इंदिरा जी की प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवानी थी।
हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 98% प्रॉपर्टी जायदाद देश के नाम समर्पित कर दिया था। उस समय उस जायदाद की कीमत थी लगभग 196 करोड़ रुपए, जो वर्तमान में 12 से 13 हजार करोड़ के बराबर होती है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने युद्ध के समय अपना सोना, अपने जेवरात सैनिकों के नाम कर दिया था। फिर कौन सी प्रॉपर्टी बची थी जिसको अपने नाम करवाने के लिए राजीव गांधी ने इतना बड़ा कदम उठाया? सच तो यह है कि 1953 से लेकर के 1985 में अन्य देशों की तरह भारत में भी इनहेरिटेंस टैक्स था, लेकिन इनहेरिटेंस टैक्स से जो आमदनी हो रही थी वो कुल आमदनी का 0.4% था, जबकि खर्चे, प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो खर्चे आ रहे थे वो बहुत ज्यादा थे। दूसरी तरफ कानूनी दांवपेच बहुत मुश्किल हो रहा था। तत्कालीन वित्त मंत्री बीपी सिंह के कहने के अनुसार माननीय राजीव गांधी ने उस टैक्स को अबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। वही विश्वनाथ प्रताप सिंह जो आगे चलकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। ये थी सच्चाई। इनहेरिटेंस टैक्स यूएस के 6 प्रांतों में लागू है। इसके अलावा भी कई प्रांतों में, कई देशों में आज भी इनहेरिटेंस टैक्स लिया जाता है। चलिए देखते हैं कौन से देश में कितना इनहेरिटेंस टैक्स लिया जाता है। दोस्तों, ये टैक्स है जापान में 55%, साउथ कोरिया में 50%, जर्मनी में 50%, फ्रांस में 45%, इंग्लैंड 40%, अमेरिका 40%, स्पेन 34% और आयरलैंड 33%। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर सूचित करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।